हेलो व्यूअर्स, मैं देव अवस्थी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे उस विषय के पहलुओं को जिसने फिलहाल पूरे देश के जनता को भ्रमित कर रखा हुआ है। और वो विषय है क्या? ये विषय है वोटिंग मशीन स्कैम। क्या सच में मशीन के द्वारा गफला किया जा सकता है? यह हर वो इंसान को समझना ज़रूरी है जो वोट देता है और वो उसका अधिकार है। हाँ, घोटाला हो सकता है। चौंकिए मत, घोटाला ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये समझने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। हिंदुस्तान में 1998 के दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा चुनावों में कुछ चुनाव क्षेत्र के लिए इनका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था। 2004 के लोकसभा इलेक्शन में सारे चुनाव क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया गया था। इनको हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो बेंगलोर में है। दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में है। चलिए इनकी कुछ टेक्निकल बातों को समझ लेते हैं। बैलेट यूनिट जो वोट डालने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो वोटों को स्टोर करने हेतु यूज़ किया जाता है। बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से एक वायर से जुड़ा होता है। जब मतदार अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के सामने अपना वोट रजिस्टर करता है तो वो कंट्रोल यूनिट में जाके स्टोर हो जाता है। मतदान तारीख डिक्लेयर होने से लेके वोट काउंटिंग तक की पूरी प्रोसेस आपको समझना ज़रूरी है, तभी जाके आप समझ सकते हैं कि इन वोटिंग मशीन्स में स्कैम यानी गफला कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले चुनाव आयोग द्वारा एफएलसी किया जाता है, मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग। इसके अंदर बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की सारी टेस्ट की जाती है। फर्स्ट लेवल चेकिंग उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार होने से पहले किया जाता है। फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए इलेक्शन कमीशन द्वारा सारे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के पक्षों को लिखित स्वरूप में एक हफ्ते पहले आमंत्रित किया जाता है। फर्स्ट लेवल चेकिंग हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कुछ इंजीनियर्स, इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। इस टेस्टिंग के लिए टोटल मशीन्स से 5% मशीन्स को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। राजनीतिक पार्टी ने भेजे हुए प्रतिनिधि भी ये सिलेक्शन कर सकते हैं। इस टेस्टिंग को वीडियो शूट किया जाता है और ये टेस्टिंग सीसीटीवी की निगरानी में की जाती है। इस टेस्टिंग के लिए कम से कम 1000 वोट डालना ज़रूरी होते हैं और ये वोटिंग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि भी डालकर देख सकते हैं। सारी ज़रूरी टेस्ट हो जाने के बाद राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों की स्वाक्षरी ली जाती है। टेस्टिंग के बाद सारे यूनिट्स को पार्टी प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है, जिसमें नासिक नोट प्रेस से एक खास पिंक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। सारे यूनिट्स को सील करने हेतु जिस पिंक पेपर का यूज़ किया जाता है उस पिंक पेपर का अलग से एक सीरियल नंबर होता है, जो सीरियल नंबर हर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि अपने पास रजिस्टर कर सकते हैं। इस टेस्टिंग के दौरान उपस्थित सारे इंजीनियर्स, राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि, चुनाव आयोग के अधिकारी और जो भी सरकारी कर्मचारी उपस्थित होते हैं, इनकी एक रजिस्टर में स्वाक्षरी ली जाती है और इस रजिस्टर की एक कॉपी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के जो राजनीतिक पार्टी है उनको फ्री में दी जाती है। इस रजिस्टर की कॉपी चुनाव में हर खड़े उम्मीदवार को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस रजिस्टर की एक कॉपी मतदान केंद्र और वोट काउंटिंग केंद्र में उपलब्ध होती है। हमने देखा फर्स्ट लेवल चेकिंग कैसे होती है। अब हम आगे देखेंगे मतदान दिन से लेके वोट काउंटिंग के बीच में क्या होता है। मतदान शुरू होने से पहले कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट की कुछ टेस्ट करना ज़रूरी होती है, जिसे मॉक पोल टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट की जानकारी उम्मीदवार को लिखित स्वरूप में पहले ही दी जाती है। हर उम्मीदवार को अपना एक उम्मीदवार प्रतिनिधि देना ज़रूरी होता है, जिसे पोलिंग एजेंट कहा जाता है।
मतदान के दिन 1 घंटे पहले सारे उम्मीदवार और उम्मीदवार प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, इनके सामने सारे सील खोल के मॉक पोल टेस्ट की शुरुआत होती है। इस मॉक पोल टेस्ट के दौरान सारे कंट्रोल यूनिट्स और बैलेट यूनिट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारी, अधिकारी, उम्मीदवार प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि और पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित होते हैं। इस टेस्टिंग के लिए 50 वोट डाल के देखा जाता है। इसमें हर उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। वोट देने के बाद कंट्रोल यूनिट में हर उम्मीदवार को सही से वोट मिल रहा है या नहीं, इसकी टेस्ट करवाई जाती है। इन सारी टेस्टिंग के बाद अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट रख सकता है। ये सारी टेस्ट जैसे कि मैंने बताया, उम्मीदवार प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, चुनाव आयोग के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, इनके समक्ष होती है। पूरे मतदान प्रक्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद सारे मतदान प्रतिनिधि, उम्मीदवार प्रतिनिधि, इनके सामने कंट्रोल यूनिट्स को और बैलेट यूनिट्स को अलग अलग सूटकेस में सील किया जाता है। सारे कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को सील करने के बाद इनको एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जिस स्ट्रॉन्ग रूम को भी सील किया जाता है। इस स्ट्रॉन्ग रूम को सील करने के लिए जो लॉक यूज़ किया जाता है, इस लॉक के ऊपर उम्मीदवार अपना खुद का सील भी लगा सकता है। स्ट्रॉन्ग रूम सील होने के बाद से लेकर वोट काउंटिंग के दिन तक इस स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर मीडिया, पुलिस कर्मचारी, उम्मीदवारों के कार्यकर्ता, पर न्यूज़पेपर के पत्रकार, इन सब की बहुत कड़ी नज़रें होती है। वोट काउंटिंग के दिन उम्मीदवार और उम्मीदवारों के साथ उनके प्रतिनिधि, पुलिस कर्मचारी, इनके समक्ष स्ट्रॉन्ग रूम के सील खोले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम से सारे कंट्रोल यूनिट बाहर निकालने के बाद उम्मीदवार और वोट काउंटिंग प्रतिनिधि इनके सामने रखे जाते हैं। वोट काउंटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले सारे सील चेक किए जाते हैं। वोट काउंटिंग की प्रक्रिया उम्मीदवार और वोट काउंटिंग प्रतिनिधि इनके अनुमति के बाद ही शुरू होती है। अब तक हमने देखा कि चुनाव की प्रक्रिया कितनी पारदर्शक तरीके से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि गफला हो सकता है। हाँ, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। कैसे? आगे देखते हैं। हर कंट्रोल यूनिट सिर्फ 1500 वोट रजिस्टर कर सकता है। इसका मतलब एक चुनाव क्षेत्र के लिए एक कंट्रोल यूनिट नहीं चलेगा, बहुत सारे कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत रहेगी। कंट्रोल यूनिट वोट रजिस्टर करने के लिए जिस मेमोरी का यूज़ करता है, वो मेमोरी राइट नहीं की जा सकती। मतलब उस मेमोरी में कोई भी डेटा बाद में डाला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें कंट्रोल यूनिट से कोई छेड़छाड़ करनी है या वोट्स बदलने हैं, तो हमें उसका मेन स्टोरेज चेंज करना होगा। स्टोरेज चेंज करने के लिए आपको हर एक कंट्रोल यूनिट एक्सेस करना ज़रूरी है। ये एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रूम खोलना होगा, जिस स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर पुलिस कर्मचारी, चुनाव आयोग के अधिकारी, मीडिया, उम्मीदवार प्रतिनिधि, इनकी तीखी नज़रें गड़ी होती है। फिर भी आपको यह स्ट्रॉन्ग रूम खोलना होगा। स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के बाद आपको 1 बाय 1 हज़ारों कंट्रोल यूनिट की मेमोरी चेंज करना पड़ेगी। कम से कम एक कंट्रोल यूनिट के लिए आधा घंटा आपको लगेगा। और ये सब करने के लिए आपको मीडिया, उम्मीदवार प्रतिनिधि, पुलिस कर्मचारी, चुनाव आयोग के अधिकारी, कर्मचारी, इन सब को मैनेज करना होगा। इसी के साथ आपको हज़ारों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहेगी। अगर आप हज़ारों टेक्निकल एक्सपर्ट्स, मीडिया, चुनाव आयोग का हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी, हर एक उम्मीदवार प्रतिनिधि मैनेज कर सकते हैं, तो आप
ज़रूर ईवीएम में गफला कर सकते हैं, जो कि हर एक लॉजिकल थिंकिंग करने वाले इंसान के हिसाब से इम्पॉसिबल है। कुछ हास्यास्पद तर्क ऐसे दिए जा रहे हैं कि इन ईवीएम मशीन के अंदर रिमोट यानी नेटवर्क के थ्रू चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन इंडियन मेड ईवीएम मशीन्स को हम नेटवर्क से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका ये मतलब हुआ जो 100% सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकता है, वही सिर्फ इन ईवीएम मशीन्स में गफला या स्कैम कर सकता है, जो कि आज के तारीख में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इंटरनेट पे दिखाए जा रहे हैं कुछ डेमोज जो ईवीएम को हैक करने की बातें कर रहे हैं, जिसके अंदर ईवीएम हैक हो सकता है, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। वो क्या है, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे प्रोजेक्ट्स 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी बना सकते हैं, जो इंडिविजुअल मशीन्स के ऊपर इंडिविजुअल कोडिंग करके प्रोग्रामिंग करके दिखाया जा सकता है। इस पूरे मतदान प्रक्रिया को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ ईवीएम मशीन लॉन्च किया हुआ है, जिसे कहा जाता है वीवीपैट, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इनका यूज़ होने वाला है। जब मतदार अपना मत रजिस्टर करेगा तो उसी के साथ उस मशीन से एक प्रिंटआउट निकलेगी, जिसके ऊपर उसने किया हुआ मतदान का इन्फॉर्मेशन रहेगा। वोट काउंटिंग के दिन कंट्रोल यूनिट से आया हुआ रिजल्ट और कंट्रोल यूनिट से निकली हुई प्रिंट्स, इनको टैली करके देखा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर हमें इलेक्शंस के अंदर यूज़ किए जाने वाले हज़ारों कंट्रोल यूनिट्स को हैक करना है, मतलब इनके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करनी है, तो वो कैसे की जा सकती है और क्या हम वो सही में कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।